नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका सहयोगी और मित्र शैलेंद्र। पिछले वीडियो में मैंने ये वादा किया था आपसे कि सिविल कोड क्लर्क की परीक्षा में हिंदी के पोर्शन में जो जो चीज़ें पूछना है, जिसकी संभावना है, उन चीज़ों पर मैं डिस्कशन दूंगा। तो आज मैं आपके सामने वर्तनी शुद्धि लेकर प्रस्तुत हूँ। अब ये वर्तनी शुद्धि के कुछ नियम होते हैं, किंतु व्यावहारिक बात ये है कि बार बार के अभ्यास से वो नियम आप आत्मसात कर सकते हैं। वहाँ जो है परीक्षा के समय वो नियम लगाने का आपको बहुत कम मौका मिलता है। तो अगर व्यावहारिक तरीके से सीखेंगे तो ये बात हमें जल्दी समझ में आएगी। इसलिए मैंने कोई नियम यहाँ नहीं लिखा है, जहाँ जो नियम लागू होगा मैं शब्दों के हिसाब से आपको समझाता चलूँगा। तो ये देखिए, वर्तनी शुद्धि का मतलब है शब्द की स्पेलिंग को शुद्ध करना। जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, उस तरह से हिंदी में भी वर्तनी शुद्ध करते हैं। अब देखिए, बेसिक बात यह है कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो मूल शब्द होते हैं। तो मूल शब्द जो है वो आपको जितना आप अध्ययन करेंगे या जितने शब्दों से आप गुजरेंगे या पिछली पढ़ाई में जितने शब्द आपने आत्मसात किए होंगे, वही मूल शब्द आपकी पकड़ में आएंगे। उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। शिक्षक का इतना ही रोल होता है कि उस मूल शब्द की क्या वर्तनी है वो आपको बता दे, या आप पहले से उसको वर्तनी जानिए। लेकिन जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं, जो शब्द प्रत्यय से बनते हैं, जो शब्द संधि से बनते हैं और जो शब्द समास से बनते हैं, उसमें शिक्षक का रोल है। वो आपको बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। 4 घटक हैं, 4 तरीके से हिंदी के शब्द आप बना सकते हैं। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि से और समास से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शब्द यहाँ लिखते हैं जन्म, तो जन्म ये मूल शब्द है। ये आपको अगर ये वर्तनी आती है तो आती है, और नहीं आती है तो पुस्तक से, पिछले पढ़े हुए से या शिक्षक से आपको सीखना होगा। इसमें और कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। ये परंपरा से चलता आ रहा है। लेकिन अब इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द हो गया आजन्म। तो जन्म का अर्थ था जन्म होना, आजन्म का अर्थ है जन्म से। जैसे वह आजन्म भिखारी ही रहा तो जन्म से ही भिखारी रहा, तो ये उपसर्ग से बना। अब जैसे देखिए, एक शब्द है और 2 अल्फाज है ईमान। अब इसमें दार प्रत्यय लगा देंगे तो ईमानदार, और फिर ईमान भाववाचक संज्ञा। दार प्रत्यय लगा दिए तो विशेषण हो गया। अब फिर हिंदी की का ही प्रत्यय लगा दिए ईमानदारी, तो फिर से भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो इस तरह से हमें समझना होता है कि किस तरह से शब्द का निर्माण हुआ है। तो चलिए इन शब्दों के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के आधार पर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, मेरा विश्वास है। पहला शब्द ले रहे अनधिकार। हम में से अधिकांश लोग लिखते हैं अनाधिकार, हम लिखते हैं अनाधिकार। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, ये हल वाला,
अजोर अधिकार, तो अनजोर अधिकार, तो इसमें हल लगा हुआ है तो अ का अ रह गया, तो ये अनधिकार ही होगा। अनाधिकार कभी प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले शब्द को लेते हैं। दूसरा शब्द है अनुसरण। अनुसरण का मतलब है पीछे पीछे चलना। तो इसकी वर्तनी दंत स से ही है, ये तालव्य से वर्तनी नहीं है। ये शरण अनुपसर्ग लगा हुआ, अनुसरण ऐसी ही वर्तनी है इसकी, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें तालव्य स कभी भी नहीं लगाना है, ये दंत ही रहेगा। इस शब्द को देखिए, बहुत सारे लोग अशुद्ध लिखते हैं, अंतर ध्यान लिखते हैं। प्रायः जो हम लिखते हैं इस शब्द को, तो हम ऐसा लिखते हैं अंतर ध्यान। ये अंतर ध्यान नहीं होता है, ये होता है अंतर्धान। मतलब भूमिगत हो जाना, लुप्त हो जाना, साधनारत हो जाना इत्यादि इसके अर्थ हो जाएंगे। तो अंतर्धान ही होगा, ये अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। यह है आद्र। इसमें आग के बाद द में ये नीचे जो लगा हुआ है, ये नीचे जो लगा हुआ है ये र है। ये लगा हुआ है ये र, और ऊपर लगा हुआ है वो भी र है, वो आधा र है। ये पूरा र है, ये आधा र है। इसको रेफ बोलते हैं, इसको पदेन र बोलते हैं। तो इसकी वर्तनी ऐसी ही होगी। आह्लाद जो है प्रसन्नता का पर्यायवाची है, इसको ऐसे लिखना है, वो आधा ह है, उसको लिखना है ऐसे, ये ऐसा है, ह में हल लगा हुआ, ल आकार द, आह्लाद मतलब प्रसन्नता। आधा ह होगा, ला पूरा होगा, आकार होगा। अब जो है ये शब्द देखिए, उपर्युक्त। आप भी महसूस करते होंगे, धरल्य से प्रयुक्त होता है और पुस्तकों में भी लिखा रहता है उपरोक्त। ये देखने में एक नज़र में सही लगता है उपरोक्त, लेकिन ये सही है नहीं। अगर हम ऊपर और उक्त को जोड़ते हैं तो आउ मिलकर वो होता है उपरोक्त। ये लगता है कि संधि के नियम से ठीक हो गया, इसलिए ये ठीक है, लेकिन संधि के नियम में केवल जो है नियम ही नहीं देखा जाता है, दोनों तरफ की वर्तनी और शब्द का अर्थ भी देखा जाता है। तो ये जो है वास्तव में ऊपरी जोर उक्त से बना है, ऊपर कहा हुआ। तो ये जब भी होगा ऊपरयुक्त होगा। ये संधि जो जानते होंगे वो इसको समझ जाएंगे। ऊ का ऊ हो गया, प का प हो गया। अब र का आधा र हो गया, ई का य हो गया, अब प्लस उक्त हो गया। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ऊ का ऊ, प का प, य ऊ मिलकर यू हो जाएगा।
ये र उसके आधा र है, इसलिए रेफ हो जाएगा अकत, उपरयुक्त। ऐसी वर्तनी होगी इसकी, बाकी उपरोक्त आदि वर्तनी सही नहीं है, इसको ध्यान देना है। अब आ जाइए उज्ज्वल। तो प्राय उज्ज्वल में बाद वाले जा को हम पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है उत्जोड़ ज्वल है, उत्जोड़ ज्वल। तो ये जा के प्रभाव से आधा त भी आधा ज ही हुआ है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये ऐसा ही होगा उज्ज्वल। ये पूरा ज नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखना है। इकट्ठा में आप ध्यान दीजिए, ट और ठ जुड़ा हुआ है, उसको अगर दूसरी वर्तनी में लिखना है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए क ट में हल ठ आकार, इकट्ठा। ये ट में हल लगा सकते हैं, ठ आकार लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। कार्यक्रम। अब देखिए रेफ वाले शब्द में, ये जो रेफ है, ये रेफ वाले शब्द में बहुत सारी गलतियां होती है। ये ऐसा उच्चारित हो रहा है, आप देखिए, कार्यक्रम, ऐसा उच्चारण है इसका। तो इसका नियम होता है कि का, ये आधा र जहाँ भी है, ये क और र मिलकर पूरा क हो गया, क और र मिलकर क्र हो गया, और सॉरी एक मिनट, ये कार्यक्रम जो है इसका उच्चारण ऐसा हो रहा है, का र य क र म, ऐसा उच्चारण हो रहा है। अब लेखन में इसको लिखेंगे तो क का रह जाएगा, आधा र है तो य के जहाँ आधा र होता है वो अपने बाद वाले के सिर पर लगता है रेफ बनकर, तो कार्य हो गया, और कर को जोड़ने से क्र हो गया और म हो गया, कार्यक्रम। तो इस तरह से ये शब्द है। इन सब चीज़ों को, जैसे आशीर्वाद जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत बार जब हम आशीर्वाद लिखते हैं तो बहुत बार हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखना कहीं से उचित नहीं है। देखिए इसका उच्चारण ऐसा हो रहा है, आशीर्वाद, र का उच्चारण स के बाद हो रहा है, तो आधा र जहाँ उच्चारित होता है उसके बाद वाले के सिर पर चला जाता है, तो वहाँ चला गया तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये शब्द ऐसा शुद्ध होगा, आशीर्वाद। ये आधा र के साथ हर जगह लागू होगा कि आधा र का जहाँ उच्चारण हो रहा है उसके बाद वाले वर्ण के सिर पर वो रेफ बनकर लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया। अब देखिए कैलाश, कैलाश में ध्यान देना है आपको कि ये दंत स की ही वर्तनी सही है,
प्रायः जो हम ऐसा लिखते हैं कैलाश, ये ठीक नहीं है। ये संस्कृत का ही शब्द है लेकिन उसमें दंत स है। संस्कृत के शब्दों में भी दंत स आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो वैसा है कैलाश। नेक्स्ट, देखिए कंकन। तो तत्सम शब्द में ऐसे भी तत्सम शब्द अगर हैं तो उसमें न का प्रयोग बहुत कम होता है और अ का ही प्रयोग होता है, इसका है। कंकन मतलब कंगन। तो ऐसा है। घनिष्ठ में घ है, न हरस इकार है, आधा स है, ठ है, घनिष्ठ। पूरा इसका घ और ध में अंतर ये होता है कि घ पूरा बंद रहता है और ध खुला रहता है। इसको ध्यान रखना है। अनुकूल में अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग ऐसा होता है, इसलिए ऐसा उपसर्ग रहेगा। कुल किनारा, किनारे के पास या उनके अनुकूल मतलब उनके पास, उनके समान, ऐसा अर्थ है। एक और दिलचस्प शब्द है। मैंने जो शब्द ढूंढ कर लाए हैं, प्राय मैंने कोशिश की है कि वैसे शब्द हों जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो, जो कंट्राडिक्टरी हैं उन शब्दों पर मैं बात कर रहा हूँ। शब्द तो लाखों हैं। अंत्याक्षरी, मैक्सिमम लोग इसको अंताक्षरी लिखते हैं और अगर संधि के नियम से जांचे तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संधि में केवल नियम नहीं, दोनों तरफ के शब्दों की वर्तनी और उसका अर्थ, तीनों जब मिल जाता है तब संधि ठीक होती है। तो ये अंत जोर अक्षर जोर ई, अंत्याक्षरी। अंत्य, अंत से विशेषण बना अंत्य, अंत से विशेषण बना अंत्य, जोर अक्षर और जोर ई प्रत्यय, तब हुआ ये अंत्याक्षरी। आह्वान में आधा ह है, इसको ध्यान देना है। ये ह हल है, आह्वान। इन शब्दों को एक बार ध्यान में रखिएगा, शायद इसमें से कुछ आपके काम का निकल आए, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए उद्योगीकरण। आपको लगेगा कि सर बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ये तो औद्योगिकरण हमने बहुत दिनों से सुन रखा है। औद्योगिकरण किताबों में भी लिखा हुआ है औद्योगिकरण। सर ये क्या बता रहे हैं? ऐसा नहीं है। उद्योग से जरूर विशेषण बनता है औद्योगिक। लेकिन अब इसमें करण जोड़ने का कोई स्कोप नहीं है। उद्योग में ही, जैसे वहाँ उद्योग में ही उद्योग ई अकरण, ई प्रत्यय लगाकर फिर करण जोड़कर उद्योगीकरण, वो राइट है। औद्योगिकरण भूल के भी नहीं लिखना है। ये औद्योगिकरण शब्द मान्य नहीं है।
जब शब्द शुद्धि में आपको दिया जाएगा, ऐसे बोल चाल में आप बोल देंगे वो अलग बात है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध की जब बात होगी, मानक बर्तनी की बात होगी, तो उद्योगीकरण है। ये गृहस्थ है, गृहस्थ, घर में रहने वाला, घर बसा कर रहने वाला, ये श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ को समझना चाहिए। ये जो है ये आपका एक्सक्यूज मी, एक बार आइए। तो लगता है डिलीट हो गया क्या? ऑफ कर दीजिए, मुझको लगता है डिलीट ऑप्शन। ठीक है सर। सर आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाएं? हाँ सर बढ़ाइए। अच्छा, उसके नेक्स्ट पीछे है प्रीवियस। फिर एक बार और। ठीक है, ये तो 15 तो हो गया। हाँ, वही डिलीट हुआ, वही डिलीट हुआ है, कोई बात नहीं। अब जो है, चलिए, ये जो है भस्म, अब देखिए आप यहाँ ध्यान देकर देखिए कि ये भस्म जो है, ये भस्म प्रायः हम लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ये सा नहीं होता है, ये दंत सही होता है। अब अनुपयुक्त, तो ये जो है यहाँ से गया होगा सिस्टम से, तो ये जो है अनुपयुक्त, आप यहाँ देखिए, अन्न, अन्न, देखिए अनुपयुक्त को देखिए, यह है अन्न जोर उपयुक्त, तो आधा नाम में ओ जोड़ गया अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, आधा नाम में ओ जुड़ गया तो अनुपयुक्त हो गया। अब देखिए जागरित, तो प्रायः इस शब्द को ऐसे लिखते हैं